ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि मानव स्वास्थ्य का परिभाषा क्या है, एक मनुष्य जो है वो स्वस्थ है कि नहीं उसको कैसे जानते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, धीरे धीरे करके पढ़ना है। ठीक है, करीब हम लोग 5 दिन का टारगेट लिए हैं, 5 दिन के टारगेट में कंप्लीट करना है। हर दिन हो सके तो 1 आध दिन 2 से 3 घंटे का क्लास होगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा आधा से ज़्यादा पार्ट। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को पढ़ना है कि हेल्थ किसे कहते हैं, उसका परिभाषा देखना है। ठीक है ना, ये देखना है ओवरव्यू में। तो सबसे पहले कहानी यही है। ठीक है, कि हम लोग को किसके बारे में जानना है, हेल्थ किसे कहते हैं इसके बारे में जानना है। उसके बाद कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे अभी इम्यूनिटी। ठीक है ना, इस चैप्टर का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है क्या, इम्यूनिटी। ठीक है ना, इम्यूनिटी क्या होता है। उसके बाद है इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र, ये वाला चलेगा, अच्छा खासा लंबा टाइमिंग लेगा। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही हम लोग को क्या पढ़ना है, इसी चैप्टर में ही कवर होगा आपका एंटीबॉडी और एंटीजन का स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी एंड एंटीजन का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या होता है एंटीबॉडी, क्या होता है एंटीजन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है एलर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, एलर्जी। ठीक है, इसको हम लोग 2 दिन में कंप्लीट करने का टारगेट करेंगे। ठीक है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा पार्ट, पूरा चैप्टर का आधा पार्ट यही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, वैक्सीनेशन क्या होता है। ठीक है ना, ये टॉपिक चलेगा। वैक्सीनेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, कैंसर। ठीक है ना, मलेरिया, कैंसर हो गया, मलेरिया हो गया, अमीबिएसिस, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। मेनली ये 3 रोग के बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, हमारे सिलेबस में 2 चीज़ और नया ऐड हुआ है, डेंगू एंड चिकनगुनिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये दोनों डिसीज़ के बारे में भी थोड़ा ज़्यादा डिटेल जानना है। यही साल ऐड हुआ है ये। ठीक है ना, इन दोनों के बारे में अच्छा खासा जानना है। इसके बाद इस चैप्टर में, ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है भाई हम लोग को, बहुत सारे बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, ठीक है ना, जो डिसीज़ है उसके बारे में पूरा अध्ययन करना है। क्लियर है। सबसे लास्ट में हम लोग को पढ़ना है ड्रग्स एंड एल्कोहल। चलो आगे बढ़े क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इम्यूनिटी का। सबसे पहला टॉपिक है क्या, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किसे कहते हैं, ध्यान से देखो। इम्यूनिटी टर्म के बारे में तुम लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे। ठीक है, खासकर जब कोरोना काल चल रहा था तो ये बोला जाता था कि इम्यूनिटी जो सिस्टम है हमारा क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इस इंसान का इम्यूनिटी क्या है, कम है, इस कारण ये जल्दी बीमार पड़ गया, इसका ज़्यादा इम्यूनिटी, इस कारण ये बीमार नहीं पड़ा। असल में इम्यूनिटी होता क्या है, ध्यान से समझना। कोई भी जो तुम्हारा होस्ट है, ठीक है ना, कोई भी होस्ट है, परपोषी है, जिसके शरीर में क्या करेगा, जो भी एंटीजन है, एंटीजन मतलब जो रोग कारक है वो, क्लियर है ना, जब हमारे शरीर में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, तो हमारे शरीर का वो एबिलिटी जिसके कारण वो उस रोग कारक से क्या करता है, लड़ता है, और उससे हमारे शरीर का क्या करता है, बचाव करता है। उस तंत्र को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, और ये जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा हूँ, बाहरी रोग कारकों से, बाहरी रोग कारकों से, ठीक है ना, बाहरी रोग कारक जो हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन, ठीक है ना, से परपोषी की यानी कि होस्ट का रक्षण क्षमता, कि बाहर से कोई भी जो रोग कारक आएगा, ठीक है ना, उससे जो लड़ने की जो शक्ति है, एबिलिटी है, ठीक है ना, जो उसका क्षमता है, एबिलिटी है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। समझ आया कि नहीं। कोई भी बाहरी रोग कारक आया, एंटीजन हमारे शरीर के अंदर आया, उस रोग कारक से हमारे शरीर का, या कोई भी, जैसे कि ध्यान से समझना, ये हम मनुष्य हैं या फिर कोई कोशिका है, तो इस कोशिका के अंदर चलो मान लो कौन अटैक कर दिया, वायरस अटैक कर दिया। वायरस यहाँ अटैक करेगा तो वायरस से लड़ने के लिए
इसके पास जो एबिलिटी रहेगा, जो क्षमता रहेगा इस कोशिका के अंदर, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। तो बाहरी रोग कारकों से, ठीक है ना, परपोषी या जो होस्ट है उसके लड़ाई करने की जो क्षमता है या उससे बचने की जो उसकी एबिलिटी है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। अब ये जो इम्यूनिटी रहता है वो मेनली कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहज प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं, सहज प्रतिरक्षा। और एक होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, उपार्जित प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा। 2 टाइप का होता है इम्यूनिटी। कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप का। एक होता है आपका इन्नेट इम्यूनिटी या सहज प्रतिरक्षा, और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इन्नेट इम्यूनिटी। पहले एकदम नॉर्मल से शब्दों में समझो इसको, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, फिर लास्ट टाइम हम लोग नोट्स और एनसीईआरटी कवर करेंगे। क्लियर है ना। देखो, सहज प्रतिरक्षा क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। मतलब कोई मनुष्य जैसे ही जन्म लिया, जैसे ही वो क्या लिया, जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद जो बाहर से कोई भी रोग कारक उसके शरीर के अंदर यदि क्या करे, अटैक करे, तो उससे लड़ने का जो क्षमता रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन्नेट इम्यूनिटी या सहज प्रतिरक्षा, या इसी बोल देते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा, यानी जो उसके जन्म से उपस्थित है जी, यानी कि हर एक जीव में होगा। ठीक है। और कोई भी रोग कारक है ना, चाहे वायरस आए, चाहे बैक्टीरिया आए, चाहे प्रोटोजोआ आए, कोई भी जो रोग उत्पन्न कर सकता है वो कारक है, उन सभी से वो क्या कर सकता है, सुरक्षा प्रदान हमको करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। समझ आया कि नहीं, ध्यान से समझना, कोई भी ध्यान दो। ठीक है। हमारे शरीर के अंदर मान लो कोई भी रोग कारक क्या करता है, अटैक करता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, चाहे एटसेट्रा जितना भी हो रोग कारक, यदि वो हमारे शरीर के अंदर अटैक करता है तो हमारा शरीर बिना सोचे समझे क्या करेगा, रक्षा करेगा जब। क्लियर है कि नहीं। और वो जन्म से ही हमारे अंदर उपस्थित है वो एबिलिटी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सहज प्रतिरक्षा। क्या बोलेंगे, सहज प्रतिरक्षा। ये नॉन स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक है मतलब, यानी कि ये स्पेसिफिक नहीं है कि केवल और केवल बैक्टीरिया को मारेगा या वायरस को मारेगा, ये कोई भी रोग कारक है उसको क्या कर देगा, ये निपटा देगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सहज प्रतिरक्षा। दूसरा होता है आपका उपार्जित प्रतिरक्षा। ऐसा प्रतिरक्षा जो कि हम अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं। ठीक है ना। ऐसा प्रतिरक्षा जो हम लोग अपने जीवन काल में क्या करते हैं, उपार्जित करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। जैसे कि मेरे को ध्यान से समझना, पहली बार क्या हुआ, टाइफाइड हुआ। जब मेरे को पहली बार टाइफाइड होगा तो मेरे शरीर में उस एंटीजन के खिलाफ, साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु होता है, उसके अटैक होने के कारण क्या होता है, टाइफाइड होता है। तो जब मेरे शरीर के अंदर अटैक किया वो साल्मोनेला टाइफी, तो पहली बार तो मेरे को बीमार करेगा, वो क्या करेगा, बीमार करने के बाद उससे लड़ने के लिए मेरा शरीर क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। यहाँ तक क्लियर है। जब एंटीबॉडी बनेगा उसी टाइम मेमोरी सेल भी बन जा रहता है। क्लियर है कि नहीं, क्या बन जा रहता है, मेमोरी सेल। तो पहली बार तो दवाई खा करके हम लोग क्या किए, ठीक है, अपना जो रोग है उसको क्या कर लिए, सुधार लिए। अब दूसरी बार फिर से जब वो साल्मोनेला टाइफी क्या करेगा, मेरे ऊपर अटैक करेगा सेकेंड टाइम, तो मेरे शरीर में उसके खिलाफ क्या बना है, मेमोरी बना है। क्या बना है, मेमोरी बना है। तो उस मेमोरी के कारण वो साल्मोनेला टाइफी जैसे ही आएगा तो तुरंत मेरे शरीर में जो पहले बना हुआ एंटीबॉडी था वो क्या कर देगा, उसको नष्ट कर देगा। क्लियर है कि नहीं। तो इस प्रकार का जो प्रतिरक्षा है उसको हम लोग बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा। जैसे कि तुम लोगों को एक उदाहरण देता हूँ, ध्यान से समझना। तुम एकदम ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, मैं हर बार ये उदाहरण देता हूँ, ध्यान देना ना। तुम ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, एकदम गाना गाते हुए जा रहे हो, ठीक है ना, गाना वाना गा रहे हो, सब लोग बैठे हो लाइन से, एकदम से अच्छा खासा बैठे हुए हो, ठीक है। अचानक से एक आदमी आया, एकदम मस्त दिखाई दे रहा है, एकदम हट्टा कट्टा है, वो आया और एकदम तुम्हारे साथ बातचीत करने लग गया। अब तुम्हारे फैमिली मेम्बर की तरह हो गया, वो भी क्या कर रहा है, गाना वाना गा रहा है। क्लियर है ना। अब ऐसा हुआ, कुछ देर बाद वो एक पैकेट खोला, ठीक है, एक पैकेट खोला और बोला, अरे लीजिए ना बिस्किट, आप भी खाइए करके। ठीक है, तुम लोग कुछ भी दिए उसको तो वो खा लिया, उसके बाद वो बिस्किट दे रहे। तो सब लोग पहले तो नखरा मारेंगे, नहीं खाएंगे, फिर चलो भाई दे, आप इतना जीत कर रहे हो तो कर लो। लेकिन उसी कोने में एक आदमी बैठा था, ठीक है, वो सोच रहा है कि ये आदमी अचानक से आया, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, ये कौन है जो इतना प्यार दर्शा रहा है इतना ज़्यादा। उसके माइंड में चल रहा है, इसको कहीं मैंने देखा है, इसको कहीं मैंने देखा है, ऐसा सोच रहा है वो। उसे फट से याद आया, अरे ये तो वही आदमी है
इसके बारे में मैंने प्लेटफॉर्म में ऐसा पोस्टर चिपका हुआ देखा था कि यात्री लोगों के साथ ये यात्री बनकर आता है, उनको बिस्किट वगैरह खिलाता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और उनका सारा सामान छीन करके ले जाता है। यहाँ पास कौन सा चीज़ काम आया उस व्यक्ति का, मेमोरी काम आया, और वो बिस्किट को नहीं खाया जी, तो बाकी सभी लोगों का सामान चोरी हो गया, लेकिन उसका सामान चोरी होगा क्या, नहीं। सेम टू सेम हमारे शरीर का भी यही है कहानी, ठीक है। हमारे शरीर में ध्यान समझना, वैक्सीनेशन द्वारा या कोई नेचुरल इन्फेक्शन हुआ उसके द्वारा क्या बन जाया रहता है, मेमोरी बन जाया रहता है। क्या बन जाया रहता है, मेमोरी। अब मेमोरी बन जाया रहेगा तो सेकेंड टाइम जब वही वायरस या वही बैक्टीरिया क्या करता है, अटैक करता है, तो हमारे मेमोरी सेल को पता रहता है कि ये आज से 5 साल पहले मेरे को अटैक किया था और इसके खिलाफ मैंने ये एंटीबॉडी बनाया था, तो वही एंटीबॉडी आ करके क्या कर देगा, काम कर देगा, उसका जो इन्फेक्शन होने का जो दर है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसी चीज़ को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। अब चूंकि इस चीज़ को तुम लोग क्या किए हो, जैसे कि मेरे जीवन काल में एक बार मेरे टाइफाइड हुआ था, एक बार मेरे को क्या हुआ था, टाइफाइड। जब टाइफाइड वाला बैक्टीरिया आएगा तो उसी रोग से बस मेरा बचाव होगा। मान लो मेरे को टाइफाइड का टीका लगाया जी, तो मेरा बचाव केवल और केवल किससे होगा, टाइफाइड से होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। क्या मेरा बचाव प्लेग से हो पाएगा, क्या नहीं, क्योंकि उसको फैलाने वाला कोई दूसरा जीवाणु है। समझ आ रहा है कि नहीं। टाइफाइड से बस बचाव हो सकता है, क्या प्लेग से बचाव हो सकता है, क्या नहीं, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस से बचाव हो सकता है, क्या नहीं। मतलब ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, जिस रोग का रोग कारक तुमको क्या किया है, अटैक किया है ना, केवल उसी से तुम्हारा क्या करेगा, प्रतिरक्षा करेगा इन फ्यूचर। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम लोग अपने जीवन काल में क्या किए, उपार्जित किए। क्या किए, उपार्जित किए। उदाहरण याद रहेगा, ट्रेन वाला करके उदाहरण याद रखना। क्लियर है कि नहीं। उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक। ये क्वेश्चन बना हुआ है नीट में, इस कारण बार बार बताया हूँ। ये नॉन स्पेसिफिक होता है और ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब शुरुआत करेंगे हम लोग किसके बारे में, पूरा डिटेल पढ़ेंगे किसके बारे में, इन्नेट इम्यूनिटी। क्या होता है इन्नेट इम्यूनिटी, पूरा इसको कवर करेंगे पूरा कंप्लीट तरीके से, और उसके बाद किसको पढ़ेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यदि समय रहा तो। क्लियर है। तो शुरुआत करें क्या, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, इन्नेट इम्यूनिटी का, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। चलो भाई ध्यान देना, क्या होता है, सहज प्रतिरक्षा, ठीक है। क्या होता है आपका, सहज प्रतिरक्षा। एक मिनट ना, चलो शुरुआत करें। देखो सहज प्रतिरक्षा जो रहता है वो होता है आपका नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब चाहे कोई भी रोग कारक आ जाए उससे क्या करेगा, हमारा रक्षा करेगा। दूसरा चीज ये जानना, ठीक है, कि यह जन्म से उपस्थित होता है, जन्मजात होता है जी। क्या होता है, जन्मजात होता है। ये जन्म से ही हमारे पास क्या रहता है, उपस्थित रहता है। अच्छा ये क्या होता है, ठीक है, जैसे ही हमारे शरीर में कोई भी रोग कारक आएगा तो विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है, विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करता है। कब विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करेगा, जब किसका अटैक हो, तुम्हारा एंटीजन का अटैक होता हो। एंटीजन मतलब जो रोग कारक है उसको बोलते हैं क्या हम लोग, एंटीजन, ठीक है। एंटीजन अटैक पर, ठीक है। ध्यान से समझना, इन्नेट इम्यूनिटी सहज प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा या जन्म से उपस्थित होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी कि चाहे बैक्टीरिया आए, चाहे वायरस आए, चाहे प्रोटोजोआ आए, कोई भी आए, सबको ये नष्ट करने का काम करेगा, जो हमारे शरीर के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। नॉन स्पेसिफिक है, केवल वायरस के ऊपर अटैक नहीं करता, केवल बैक्टीरिया के ऊपर अटैक नहीं करता, सभी के ऊपर कर सकता है। दूसरा ये जन्म से उपस्थित है। तीसरा क्या बोल रहा हूँ, ये विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करता है, यानी कि इसका क्रियाविधि का सिद्धांत क्या है, बैरियर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, बैरियर। क्लियर है ना, क्या उत्पन्न करता है, बैरियर। और ये जो विभिन्न प्रकार के जो अवरोध है ना, इसका विभिन्न प्रकार का जो अवरोध उत्पन्न करता है वो कितना टाइप का रहता है, 4 प्रकार का। कितना प्रकार का रहता है, 4 प्रकार का, ठीक है। विभिन्न प्रकार के अवरोध जो रहते हैं वो कितने प्रकार के रहते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। सबसे पहला जो अवरोध है, ठीक है ना, सबसे पहला जो अवरोध है इसको हम लोग बोल रहे हैं, ध्यान से समझना, सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। क्या है सबसे पहले,
फिजिकल बैरियर, ठीक है, या इसी को ही हम लोग बोलते हैं शारीरिक अवरोध, शारीरिक अवरोध, ठीक है। दूसरा है आपका क्या, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, या इसी को बोल सकते हैं क्रियाविधि से संबंधित अवरोध, संबंधित अवरोध। तीसरा होगा आपका सेल्यूलर बैरियर, क्या होगा, सेल्यूलर बैरियर, क्या होगा, सेल्यूलर बैरियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकीय अवरोध, क्या बोलते हैं, कोशिकीय अवरोध। और उसके बाद लास्ट आपका जो चौथा होता है, ठीक है ना, चौथा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर, या इसी को ही हिंदी में भी वही बोलेंगे साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन अवरोध, क्या बोलेंगे, साइटोकाइनिन अवरोध। समझ आया कि नहीं। तो टोटल कितना प्रकार का अवरोध होता है, 4 प्रकार का। कितना प्रकार का, 4 प्रकार का। मतलब जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो 4 प्रकार से काम करेगा। सबसे पहले तो होगा फिजिकल बैरियर बना करके, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर बना करके, तीसरा सेलुलर बैरियर बना करके, और चौथा साइटोकाइनिन बैरियर बना करके। क्लियर है कि नहीं। अब हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, जब सहज प्रतिरक्षा पढ़ रहे हैं क्या होता है ये तो जान डाले कि जन्म से उपस्थित होता है किसी भी प्रकार का तुम्हारा एंटीजन है उसके ऊपर अटैक करता है बोल रहा हूँ, और अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध मतलब बैरियर, जैसे कि कोई तुम्हारे सामने अटैक करने आ रहा है, ठीक है, जैसे कि अभी किसान आंदोलन हुआ था बीच में, तो दिल्ली कूच कर रहे थे, क्या हुआ था, हरियाणा बॉर्डर पर बड़े बड़े क्या बैरियर खड़ा कर दिया गया था। समझ रहे हो कि नहीं। पुलिस वाले जब तुमको रोकते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, तो बैरियर लगाते हैं ना, ठीक है। तो सेम टू सेम वैसे ही समझो कि हमारे जो शरीर में ऐसा अलग अलग 4 प्रकार का क्या लगाया जाता है, बैरियर लगाया जाता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, कि कोई भी एंटीजन जब हमारे शरीर के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, कोई भी रोग कारक हमारे शरीर के ऊपर क्या करेगा, जब अटैक करेगा, तो इन 4 प्रकार के अवरोधों से उसको होकर के गुजरना पड़ेगा। क्लियर है। यदि इसको क्रॉस कर डाला मतलब वो हमको बीमार करेगा, और यदि क्रॉस नहीं कर पाया मतलब हमारे ऊपर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल बैरियर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में मैं मेनली तुम लोग को 2 टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो त्वचा के बारे में, ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, त्वचा के बारे में। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में, श्लेष्मा झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, फिजियोलॉजिकल जब बैरियर पढ़ेंगे तो उसमें फिर से हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे फीवर के बारे में, बुखार, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लामेशन, सूजन के बारे में, इन्फ्लामेशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे सेल्यूलर बैरियर तो उसमें फिर से 2 टॉपिक चलेगा आपका। एक होता है फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक सेल, और एक पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, नॉन फैगोसाइटिक सेल के बारे में, नॉन फैगोसाइटिक सेल के बारे में। और लास्ट है साइटोकाइनिन बैरियर, जिसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में, इंटरफेरॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटर है ना, ये इंटरफेरॉन के बारे में। क्लियर है। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल चलना शुरू होगा अब। क्लियर है। चलो भाई यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। शुरुआत करते हैं हम लोग किससे, फिजिकल बैरियर से। किससे शुरू करेंगे, फिजिकल बैरियर से, ठीक है। मेनली कितना होता है हमारा, 2 प्रकार का होता है। चलो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग फिजिकल बैरियर, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में हम लोग, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, स्किन के बारे में, त्वचा, ठीक है ना। इसके बारे में बात करेंगे, त्वचा के बारे में, ठीक है। क्या जानते हो इसके बारे में, देखो यह शरीर का सबसे मुख्य अवरोध है। सबसे पहले तो ये याद रखना कि शरीर का क्या है, मुख्य अवरोध है, ठीक। इसका जो एक लेयर होता है, अलग अलग इसका लेयर होता है, 5 लेयर होता है, उसके बारे में हमको डिटेल नहीं जानना है, लेकिन एक लेयर होता है स्टार्नम कार्नियम करके, ठीक है ना, जो कि क्या होता है, मृत होता है,
जो कि क्या होता है, मृत लेयर होता है ये। और यही हमारा जो बाहरी रोग कारक जैसे ही आएगा तो सबसे पहले उसको स्किन से होकर गुजरना पड़ेगा ना। तो स्टार्नम कार्नियम जो लेयर रहेगा, ठीक है ना, वो क्या करता है, हमारा सुरक्षा करता है। क्या करता है, सुरक्षा करता है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, और इसका जो पीएच रहता है कितना, 3 से लेकर के 5। पीएच इसका जो रहता है 3 से 5 रहता है, जिसके कारण, ठीक है ना, जिसके कारण जीवाणु वृद्धि नहीं कर पाते, जीवाणु वृद्धि नहीं कर पाते। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहला जो हमारा बैरियर है वो क्या है आपका, इसके जो कि मुख्य अवरोध है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सुरक्षा की प्रथम पंक्ति, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोल दिया जाता है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? ठीक है। तो स्किन के बारे में जान डाले, मुख्य अवरोध है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, स्टार्नम कार्नियम एक लेयर पाया जाता है जो कि मृत होता है और ये हमारी क्या करता है, सुरक्षा करता है। पीएच 3 से लेकर के कितना होता है, 5, जिसके कारण जीवाणु का वृद्धि नहीं हो पाता। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तुम लोग देखे होगे पहले ज़माने में ना मम्मी लोग क्या करते थे, ठीक है, अभी भी चलता है, नहाने के बाद अरे तेल फूल लगाओ रे, ऐसे बोलते थे नहीं? असल में ऐसा क्यों बोलते हैं, किसी को पता है क्या? यदि तेल वगैरह लगेगा तो फंगस का इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? फंगस का इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ से रहता है, त्वचा से ही ना। ठीक है। और तुम लोग ये भी देखे होगे जब शादी वगैरह होता है तो पहले क्या लगाया जाता है, हल्दी। समझ रहे हो ना? तो हल्दी कहाँ लगाया जा रहा है, त्वचा, क्योंकि इन्फेक्शन होगा, बहुत लोगों के कॉन्टेक्ट में आएंगे शादी वाले घर में, कई प्रकार के लोग आते हैं ना, आते जाते हैं, तो इन्फेक्शन होने का चांसेस क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो हर चीज़ का क्या है, एक वैज्ञानिक सोच है, नज़रिया है, यदि सोचोगे तो हर चीज़ पता चलते जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो फिजिकल बैरियर, शरीर से रिलेटेड जो अवरोध है, सबसे पहले हमारा फिजिकल बैरियर हो गया क्या, त्वचा। अब मान लो, ठीक है ना, जो वायरस था या बैक्टीरिया था वो हमारे त्वचा को भेद कर लिया। अब भेद करने के बाद क्या कर रहा है, वो आगे बढ़ने का कोशिश करेगा। मान लो ये सुरक्षा का पंक्ति क्या हो गया, ढह गया। समझ आ रहा है कि नहीं? ये काम अच्छे से कर नहीं पाया। तो दूसरा कौन सा बैरियर आएगा हमारा, दूसरा बैरियर आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। कौन आएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्लेष्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं, श्लेष्मा झिल्ली। जितना भी हमारा नेचुरल ओपनिंग है, ठीक है ना, श्वसन तंत्र वाला हो गया भाग, श्वसन तंत्र, जठर तंत्र मतलब आहार नाल वाला हो गया, और कहाँ पास से नेचुरल ओपनिंग है, जनन तंत्र। क्या है, जनन तंत्र। ठीक है ना। तो इसमें जो ध्यान से समझना, ठीक है ना, श्वसन तंत्र हो गया, जठर तंत्र हो गया, आपका क्या हो गया, जनन तंत्र हो गया। ठीक है। तो इसमें जो भी तुम्हारा क्या पाया जाएगा, नलिका पाया जाता है, ठीक है ना, वो श्लेष्मा से, म्यूकस से क्या होता है, श्लेष्मा झिल्ली से आस्तरित होता है, श्लेष्मा झिल्ली से आस्तरित होता है, मतलब उसमें श्लेष्मा झिल्ली क्या लगा हुआ होता है। क्लियर है ना? श्लेष्मा झिल्ली लगा रहता है, इसके कारण जो भी जीवाणु वगैरह है वो उससे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और आगे ग्रोथ नहीं कर पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। क्लियर है कि नहीं? श्लेष्मा झिल्ली से आस्तरित रहता है, जिसके कारण वो इससे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, वह वृद्धि नहीं कर पाते, वह वृद्धि नहीं कर पाते। यहाँ तक क्लियर है? जैसे श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र में यहाँ पर ट्रैकिया है, ठीक है ना, ट्रैकिया में सिलिएटेड ध्यान समझना, सिलिया पाया जाएगा जो आगे बढ़ाने का काम करता है, तो वहाँ पास से वो आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है। जठर तंत्र है, आहार नाल है, आहार नाल में भी श्लेष्मा झिल्ली पाया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है, तो वो भी क्या कर सकता है, इन्फेक्शन को रोक सकता है। जनन तंत्र है, ठीक है ना, तो वहाँ पास भी क्या पाया जाता है, आपका म्यूकस मेम्ब्रेन। किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ना? ठीक, चलो भाई, यहाँ तक क्लियर है। क्या पाया जाता है, श्लेष्मा झिल्ली, और ये क्या स्त्रावित करते हैं, म्यूकस स्त्रावित कर देते हैं। क्या स्त्रावित कर देते हैं, म्यूकस, जिसके कारण जो भी तुम्हारा एंटीजन रहेगा, जो भी हमारा एंटीजन रहेगा या रोग कारक रहेगा, वो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा और आगे वृद्धि नहीं कर पाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीक़े से आपका फिजिकल जो बैरियर है, पहला जो अवरोध है, ठीक है ना, सहज प्रतिरक्षा का, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। दूसरा अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में। दूसरा किसके बारे में पढ़ते हैं आप, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब आप ध्यान से देखना, इसमें ऑर्गन भाग ले रहा था, इसके जस्ट पहले वाले में, इसमें देखो त्वचा भाग ले रहा था, म्यूकस मेम्ब्रेन भाग ले रहा था,
फिजियोलॉजिकल बैरियर का मीनिंग है क्रिया विधि से रिलेटेड हो, मतलब हमारे शरीर में कुछ ऐसा क्रिया हो, ठीक है ना, हमारे शरीर में कुछ ऐसा क्रिया हो जिसके कारण जीवाणु ग्रोथ ना कर पाए, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्रिया विधि से संबंधित अवरोध। क्या बोलेंगे, क्रिया विधि से संबंधित अवरोध। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल, जैसे कि एक हमारे शरीर में एक प्रोसेस है बुखार का आना, क्या है, बुखार का आना, तो बुखार यदि आ रहा है तो एक प्रकार का वो क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। हमारे शरीर में किसका आना, सूजन का आना, वो भी एक प्रकार का क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब कैसे काम करता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। क्रिया विधि से संबंधित अवरोध समझ आया कि नहीं, हमारे शरीर में होने वाला कुछ ऐसी क्रियाएं, ठीक है ना, जिसके कारण जीवाणु अपना और वृद्धि नहीं कर सकता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, फीवर के बारे में, ठीक है, बुखार के बारे में। लिखो चलो, फीवर या बुखार, कैसे होता है फीवर या बुखार में आपका कहानी, ठीक। चलो शुरुआत करें, क्या फीवर क्या होता है, ठीक है। जैसे कि ध्यान से समझना ना, हमको पता है कि कोई भी जो एंजाइम रहता है वो एक निश्चित पीएच पर, निश्चित टेम्परेचर पर क्या करता है, काम करता है। क्लियर है कि नहीं, वो मनुष्य के लिए है। जैसे कि तुम ही लोग सोचो, एकदम ज़्यादा अभी गर्मी पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो ढंग से ना पाचन हो पाएगा, ठीक है ना, पाचन नहीं हो पाता है, शरीर क्या लगने लगता है, एकदम चक्कर लगने लगता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ऐसा कहानी। ये सब किसके कारण हो रहा है, टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा मतलब हमारा जो एंजाइम है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, हम समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब कहीं ना कहीं किसके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हैं, टेम्परेचर के ऊपर। तो सेम टू सेम वही बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग डिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर, वैसे ही जो सूक्ष्म जीव है, जो एंटीजन है, जो हमारे शरीर को क्या करेंगे, रोग उत्पन्न करते हैं, वो भी तो टेम्परेचर के प्रति संवेदनशील होंगे। यानी उनको मान लो ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में रख दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सेम टू सेम यही कहानी करता है कौन, हमारा शरीर, ठीक है। हमारा शरीर क्या बोलता है, ध्यान समझना, जैसे ही कोई रोग कारक आया, रोग कारक आएगा तो हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है तो उसके लिए भी वही नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा और उस नॉर्मल टेम्परेचर पर अपना ग्रोथ करते रहेगा। लेकिन मान लो, ठीक है, हम हमारे शरीर का टेम्परेचर को क्या कर दें, बढ़ा दें। हमारे शरीर का यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो पैथोजन है, ध्यान समझना, हमारे शरीर का यदि टेम्परेचर बढ़ा तो ये जो पैथोजन है उसका एंजाइम भी काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, और वो पैथोजन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसी कारण क्या होता था पहले ज़माने में, जो रोगी मनुष्य होता था ना, उसको आग की भट्टी के पास ऐसे रखा जाता था। ये तुम लोग देखोगे घर में 99% ये कहानी होता है कि जैसे बुखार लगे रहता है ना तो बोलते हैं अरे चद्दर ओढ़कर सो, जितना ज़्यादा पसीना आएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा करके बोलते हैं ना। क्लियर है कि नहीं, यानी कि शरीर का टेम्परेचर वो और बढ़ाते हैं। जितना ज़्यादा शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो क्या होते जाएगा, कम होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, यानी कि उसका एंजाइम काम करना क्या करेगा, बंद करेगा। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। तो असल में होता क्या है, देखो, हमारे शरीर में जब पैथोजन प्रवेश करता है, जब हमारे शरीर में क्या करता है, पैथोजन प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है। क्या करता है, टॉक्सिन को रिलीज करता है, टॉक्सिन को क्या करता है, रिलीज करता है। और इतने ही टाइम में हमारे शरीर में उपस्थित जो WBC है, तुम लोगों को पता होगा, शरीर का क्या बोलते हैं इसको, सैनिक बोलते हैं, ठीक ना, बॉडीगार्ड बोलते हैं ना WBC को। तो असल में क्या होता है, ध्यान से समझना, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कौन अटैक किया, पैथोजन अटैक किया। कौन अटैक किया, पैथोजन। जैसे ही पैथोजन अटैक करेगा तो हमारा WBC भी काम करेगा, ठीक है। यदि ये काम कर रहा है तो ये भी काम करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, और ये, ठीक है ना, ये रिलीज करता है, यदि ये टॉक्सिन रिलीज कर रहा है तो ये इससे लड़ने के लिए क्या रिलीज करता है, इंटरल्यूटिन फर्स्ट। क्या रिलीज करेगा, इंटरल्यूटिन फर्स्ट, नाम लिख दिए रहता हूँ, नोट सब नहीं है, इंटरल्यूटिन, इंटरल्यूटिन फर्स्ट, इसको रिलीज करेगा। क्लियर है कि नहीं। और ये टॉक्सिन और इंटरल्यूटिन फर्स्ट दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के कारण पायरोजेनिक इफेक्ट शो करेंगे। पायरोजन इफेक्ट मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, ठीक ना। पैरोजन इफेक्ट करेगा और ये सूचना जाएगा किसके पास, सूचना किसके पास जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास। किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास, थैलेमस के पास जाएगा। जैसे ही हाइपोथैलेमस के पास सूचना जाएगा, बॉडी टेम्परेचर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। समझ आ रहा है कि नहीं। और जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, ये जो तुम्हारा पैथोजन है, ठीक है, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा ये जो पैथोजन है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये कहानी रहेगा। क्लियर है कि नहीं। तो क्या होगा, ध्यान से समझना, हाइपोथैलेमस जो रहेगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देगा। और बॉडी टेम्परेचर यदि हमारा बढ़ा तो पैथोजन का जो माइक्रोबियल ग्रोथ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा था, ध्यान से समझना, बॉडी का यदि टेम्परेचर बढ़ा, तकलीफ किसको होगा, हमको होगा। तो डॉक्टर लोग क्या किए, एंटीपायरेटिक ड्रग के बारे में,
रिसर्च की, मतलब जो बॉडी के टेम्परेचर को क्या करे, कम करे। अब ध्यान से सुनना, यदि मैं बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो माइक्रोबियल ग्रोथ खत्म हो पाएगा क्या, नहीं, दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसी कारण बोला जाता है कि कभी भी हम लोग एंटीपायरेटिक ड्रग लेते हैं तो उसके साथ साथ हमको क्या लेना जरूरी है, एंटीबायोटिक, ठीक है ना, क्या लेना जरूरी है, एंटीबायोटिक। मान लो पैरासीटामोल बस को तुम लोग खा रहे हो तो टेम्परेचर बस कम होगा, माइक्रोब से मरेगा क्या, नहीं, माइक्रोब से को मारने के लिए जरूरी क्या है, एंटीबायोटिक। समझ आ रहा है, इस कारण इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, क्लियर है ना, एक एंटीबायोटिक दिया जाएगा और एंटीबायोटिक ड्रग दिया जाएगा। तो ये कहानी हो गया आपका किसका, फीवर का, जो कि एक क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर देखो, ठीक है, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर है आपका क्या, पीएच, ठीक है ना, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर है आपका क्या, पीएच, ठीक है। पीएच क्या होता है, हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है। शरीर के कुछ भागों का जो अम्लीय पीएच होता है, ठीक है ना, अम्लीय माध्यम में जीवाणु वृद्धि कर पाएंगे क्या, नहीं, तो शरीर का कुछ भागों का कौन सा पीएच, अम्लीय पीएच, कौन सा पीएच, अम्लीय पीएच, ठीक है, जो कि 3 से लेकर कितना होता है, 5 तक होता है, क्लियर है ना। माइक्रोबियल ग्रोथ होने नहीं देता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या कर देता है, ये रोक देता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। कहाँ कहाँ पास का माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकेगा, ध्यान दे, तो अम्लीय पीएच कहाँ कहाँ पास हो सकता है, एग्जाम्पल कहाँ होगा जी, स्टमक में होता है, आमाशय में, यदि पाचन तंत्र साइड से आए तो। दूसरा और कहाँ होता है अम्लीय पीएच, वेजाइनल ट्रैक में होता है, कहाँ होता है, वेजाइनल ट्रैक में, फीमेल में, क्लियर है कि नहीं, वेजाइनल ट्रैक में होता है। और कहाँ हो सकता है, मुख गुहा में भी होता है, ओरल कैविटी में भी थोड़ा सा कैसा होता है, अम्लीय पीएच होता है। मतलब पीएच भी जो रहता है, ध्यान से समझना, पीएच जो रहता है वो क्या करता है, जीवाणु की वृद्धि को क्या करता है, रोकता है, क्लियर है। तो कितना फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, 2। तीसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर देखते हैं। तीसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर है आपका स्त्रवन, सिक्रीशन होना। तीसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर है आपका क्या, तीसरा क्या है, स्त्रवन होना, स्त्रवन या सिक्रीशन, ठीक ना। क्या क्या, देखो हमारे शरीर में उपस्थित जो लार है, ठीक है, माता का पहला जो दूध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। बॉडी में पाया जाने वाला क्या, सीरम, इन सभी में क्या उपस्थित रहता है, एंटीबॉडी उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है, एंटीबॉडी, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, हमारे आंखों से निकलने वाला जो आंसू है, ठीक है ना, इन सभी में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, जो कि एंटीजन से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, एंटीजन से सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले कुछ कुछ स्त्रवन। अच्छा, लार में कौन सा एंटीबॉडी होता है, IgA, ठीक है ना, IgA है, ठीक। कोलोस्ट्रम में कौन सा पाया जाता है, IG, किसमें, कोलोस्ट्रम में क्या आता है, IgA, ठीक है। आंसू में भी क्या पाया जाता है, IgA। प्लेसेंटा में होता है क्या, IgG, क्लियर है। इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे कुछ देर बाद, क्लियर है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर ऐसा बैरियर, ध्यान से समझना, जो शरीर की क्रियाविधि से रिलेटेड हो, क्लियर है कि नहीं। और पहला वाला क्या था, फिजिकल बैरियर, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब कौन सा बैरियर हम लोग, सेल्यूलर बैरियर, कोशिकीय अवरोध, ठीक है ना। तीसरा है आपका अब सेल्यूलर बैरियर, कोशिकीय अवरोध। हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ध्यान से समझना, हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कोशिका, ठीक है, क्या करता है, प्रतिरक्षात्मक कार्य करता है। और ये जो कोशिकाएं रहती हैं, सेल्यूलर बैरियर रहते हैं, वो कितने प्रकार की रहती है, 2 प्रकार की। एक होता है आपका फैगोसाइटिक सेल, एक होता है आपका कौन सा सेल, फैगोसाइटिक सेल, और एक होता है आपका क्या, नॉन फैगोसाइटिक सेल। ठीक है, एक होता है फैगोसाइटिक सेल और एक होता है नॉन फैगोसाइटिक सेल। जो आपका फैगोसाइटिक सेल होता है ना, ठीक है ना, इसमें मेनली हम लोग 3 चीज़ों को शामिल करते हैं।
ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूट्रोफिल का, न्यूट्रोफिल जिसको हम लोग PMNL भी बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है। PMNL किसको बोलते हैं, न्यूट्रोफिल को बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल को। क्लियर है, ये बहुत ज़्यादा MP क्वेश्चन है। दूसरा होता है आपका क्या, मोनोसाइट। क्या होता है, मोनोसाइट। क्या होता है आपका, मोनोसाइट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। PMNL हो गया, दूसरा हो गया न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट हो गया, यहाँ तक क्लियर है। और होता है क्या आपका, मैक्रोफेज। कौन सा कोशिका, मैक्रोफेज, भक्षकाणु कोशिका, वृहद भक्षकाणु बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वृहद भक्षकाणु कोशिका। क्लियर है। और नॉन फैगोसाइटिक सेल में हम लोग दो चीज़ को शामिल करते हैं, NK सेल, मेनली क्या है, NK सेल, नेचुरल किलर सेल। ठीक है, नेचुरल किलर सेल। चलो यहाँ तक लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो जल्दी। चलो हो गया क्या, लिख लिए। अच्छा, इसमें दो चीज़ होता है, बोला हूँ एक ही बताया हूँ। एक होता है आपका लिम्फोसाइट। क्या होता है आपका, लिम्फोसाइट। अब ये काम कैसे कैसे करता है इसके बारे में डिटेल देखते हैं। लिख लिए क्या, ठीक है। अच्छा, ये मैक्रोफेज लिखा हूँ, ये माइक्रो है ना, सॉरी, मैक्रोफेज ना होकर के क्या है, ये माइक्रोफेज कर देना, माइक्रोफेज। क्लियर है। चलो शुरू करें, ध्यान देना डिटेल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये देखो, सेल्यूलर बैरियर, मतलब ऐसी कोशिकाएं, ठीक है ना, ऐसी कोशिकाएं जो क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करके हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। क्लियर है ना, इम्यूनिटी को बनाता है। ठीक है, सबसे पहले है फैगोसाइटिक सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं भक्षकाणु कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, भक्षकाणु कोशिकाएं। इसमें तीन चीज़ शामिल है। मुख्यतः हम लोग मानते हैं भक्षकाणु कोशिका किसको, न्यूट्रोफिल को मानते हैं मुख्य, और किसको मानते हैं, माइक्रोफेज को मानते हैं। किसको, माइक्रोफेज को। ये जो मोनोसाइट रहते हैं ना, ठीक है, जब भक्षकाणु क्रिया करता है तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, माइक्रोफेज में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, माइक्रोफेज में। ये कन्वर्ट होता है बाद में, जब भक्षकाणु क्रिया करता है तब। मतलब होता क्या है, जब मान लो ये हमारा बॉडी है, ठीक है ना, चलो छोटू सा बॉडी बनाते हैं। ये क्या हमारा बॉडी है। अब हमारे बॉडी में क्या हुआ, जैसे ही कोई रोग कारक क्या हुआ, प्रवेश किया, तो रोग कारक जैसे ही प्रवेश करेगा तो हमारे रक्त में उपस्थित, ठीक है, ये जो तुम्हारा माइक्रोफेज जो बड़ी अनियमित आकार का कोशिका होता है, बड़ा होता है और कैसे रहता है, अनियमित रहता है। आकार कैसे रहता है, अनियमित आकार का रहता है। ठीक है, ये एक क्रिया करता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा, ठीक है, जो भी हमारे शरीर में रोग कारक आएगा उसको क्या कर लेता है, ये खा लेता है। क्लियर है कि नहीं, क्या कर लेता है, खा लेता है। न्यूट्रोफिल भी वही काम करता है। न्यूट्रोफिल WBC का ही प्रकार है। किसका प्रकार है, WBC का। तुम लोग पढ़े होगे ना ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट करके, तो उसमें जो ग्रेन्युलोसाइट रहता है ना, उसका ही एक प्रकार है क्या, न्यूट्रोफिल। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। हमारे शरीर में WBC में सबसे ज़्यादा कौन सा WBC पाया जाता है, न्यूट्रोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूट्रोफिल। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं है, इतना क्लियर है कि किस तरीके से काम करेगा, फैगोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा। किसके द्वारा, फैगोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा। और इसी के बारे में ही हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ा देर में,
कि सूजन कैसे आता है और ये फैगोसाइटोसिस क्रिया होता कैसे है। क्लियर है ना, यानी यही वाले टॉपिक में तुम लोगों को क्या पढ़ाऊंगा मैं अभी, इन्फ्लामेशन। क्या पढ़ेंगे, इन्फ्लामेशन। नोट्स हम और थोड़ा डिटेल पढ़ लेंगे जब नोट्स कवर करेंगे तब, रिवीजन करते टाइम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं। नेक्स्ट है जो हमारा नॉन फैगोसाइटिक सेल, ये भक्षकानुक्रिया नहीं करता, ये भक्षकानुक्रिया नहीं करता। ये क्या काम करता है, ध्यान से समझना, जो भी रोग कारक आएगा, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, जो भी रोग कारक रहेगा उसका जो कोशिका झिल्ली है उसमें क्या कर देता है, पोर उत्पन्न कर देता है, छेद उत्पन्न कर देगा, ठीक है। और ये छेद के कारण क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पास जल भर जाएगा, इसमें क्या भर जाएगा, जल भर जाता है। क्लियर है कि नहीं, जल भर जाएगा जिसके कारण कोशिका फूलेगा और फूल करके फट करके क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। जो नेचुरल किलर सेल रहता है या लिम्फोसाइट रहता है, ये क्या करता है, जो भी रोग कारक आएगा उसका जो कोशिका झिल्ली है उसमें छिद्र उत्पन्न कर देगा। छिद्र उत्पन्न करने के कारण क्या होगा, इसके अंदर जल भर जाएगा, जल भरने के कारण ये फूल जाएगा और फूल करके क्या हो जाएगा, फट जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये किसको करेगा, ट्यूमर सेल है ना, उसको अपना शिकार बनाता है। ट्यूमर सेल है, कैंसर वाला कोशिका जी ट्यूमर सेल के ऊपर काम करेगा, या बाहर से कोई कोशिका जब प्रवेश किया, ठीक है ना, संक्रमण वाला जो कोई कोशिका है उसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक, समझ आया कि नहीं, ये क्लियर है। तो अभी तक हम लोग कितने बैरियर के बारे में पढ़ चुके हैं, 3 बैरियर। सबसे पहले कौन सा बैरियर पढ़े हो, फिजिकल बैरियर, जिसमें किसके किसके बारे में पढ़े, सबसे पहले किसके बारे में पढ़े, उसमें त्वचा। उसके बाद किसके बारे में पढ़े हो, म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद हम लोग कौन सा बैरियर पढ़े, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में सबसे पहले किसके बारे में पढ़े हम लोग, फीवर। दूसरा किसके बारे में पढ़े, पीएच। और तीसरा किसके बारे में पढ़े हो आप लोग, स्त्रवण। क्या पढ़े हो, स्त्रवण। अब इसके बाद हम लोग कौन सा बैरियर पढ़ रहे हैं, सेल्यूलर बैरियर, कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध कितने प्रकार का रहता है, 2 प्रकार का। एक होता है आपका फैगोसाइटिक सेल और एक होता है नॉन फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल कितने प्रकार का, 3 प्रकार, लेकिन मुख्य किसको मानते हैं, 2 को। कौन कौन सा, न्यूट्रोफिल को और माइक्रोफेज को। ये जो मोनोसाइट है वही कन्वर्ट हो जाता है, संक्रमण जब इसमें होगा हमारे शरीर में, जैसे ही संक्रमण होगा मोनोसाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैक्रोफेज में। क्लियर है। कौन सा क्रियाविधि करता है, फैगोसाइटोसिस। कौन सा क्रियाविधि करता है, फैगोसाइटोसिस। यहाँ तक क्लियर है। और इस क्रिया के द्वारा क्या कर देता है, जो भी रोग कारक आया रहेगा उसको नष्ट कर देता है। उसके बाद हम लोग पढ़े किसके बारे में, नॉन फैगोसाइटिक सेल के बारे में, जो कि अर्बुद कोशिका है, समर्पण कोशिका है, या जो भी बाहर से आया हुआ कोशिका है जो हमारे शरीर के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, उसके ऊपर काम करता है। क्या करता है, उसके कोशिका झिल्ली को नष्ट कर देता है, जिसके कारण उसके अंदर क्या प्रवेश कर लेता है, जल। जल प्रवेश करने के कारण ये फूलकर क्या हो जाता है, फट जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक शुरुआत करते हैं। मैं बोला था फैगोसाइटिक सेल में ये जो माइक्रोफेज है वो इन्फ्लामेशन का क्रिया में सहायता करता है। कैसे कैसे करता होगा, क्लियर है ना। फैगोसाइटिक सेल या न्यूट्रोफिल ये कैसे काम करता है, ध्यान से देखना। अब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं किसके बारे में, प्रदाह। प्रदाह या इन्फ्लामेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं जी, सूजन। क्या बोलते हैं, सूजन, इन्फ्लामेशन। कैसे होता है इन्फ्लामेशन, इसके बारे में देखेंगे। टॉपिक लिखो जल्दी 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 जल्दी। चलो हो गया क्या, चलो शुरुआत करें। कोई भी जगह में जब कभी भी, अच्छा सूजन का परिभाषा क्या देंगे, ठीक है ना। किसी भी चोट के विरुद्ध हमारे ऊतक द्वारा, किसी भी चोट के विरुद्ध हमारे ऊतक द्वारा दर्शाई गई प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ठीक है। किसी चोट के विरुद्ध, किसी चोट के विरुद्ध ऊतक द्वारा दर्शाई गई प्रतिरक्षात्मक क्रिया, प्रतिरक्षात्मक क्रिया क्या कहलाता है आपका, इन्फ्लामेशन या सूजन। जिस जगह में सूजन होगा वहाँ पास का क्या क्या लक्षण है, ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, सूजन है कि नहीं कैसे जानोगे, ठीक है ना। तो इसके मेनली 4 चीज़ है, 4 फैक्टर हैं, ठीक है। कोई जगह में सूजन आया है तो उसका क्या क्या रीजन है, देखो क्या क्या सिम्टम्स होगा। सबसे पहले तो वो जगह रेड हो जाएगा, रेडनेस होगा। क्या होगा वहाँ पास, रेडनेस होगा। दूसरा वहाँ पास स्वेलिंग होगा, स्वेलिंग होगा, सूजन आ जाएगा, स्वेलिंग होगा। क्लियर है कि नहीं, रेडनेस आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा। तीसरा वो जगह क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वो जगह क्या हो जाएगा, गर्म।
ठीक है, हॉट हो जाएगा वो जगह। और उसके बाद रेड रेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, उसके बाद वहाँ पास क्या आएगा, गर्म हो जाएगा वो जगह। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ वहाँ पास क्या उत्पन्न होगा, दर्द, पेन उत्पन्न होगा। क्या होगा, पेन उत्पन्न होगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये 4 फैक्टर है। सबसे पहला तो सूजन का, क्लियर है। अब सूजन होने की क्रियाविधि कैसे होता है, शुरुआत करें क्या, ध्यान देना, ये लिख लिए, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या होता है जब सूजन आता है, तो देखो असल में होता क्या है, जैसे कि ये हम कोई मनुष्य है, उसका ये ऐसा हाथ है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पास चोट लगा, ठीक है, जैसे यहाँ पास चोट लगेगा तो यहाँ पास का टिश्यू क्या हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा टिश्यू। चोट लग गया ना उसको, टिश्यू क्या हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा। क्लियर है। जैसे कोई मनुष्य, ध्यान देना, ये जैसे कि ये मेरा हाथ है, यहाँ पास को फट से लगा तो यहाँ पास का ऊतक क्या हो गया, यहाँ पास का ऊतक क्या हो गया, इंजरी आ गया उसमें, ठीक है, चोट लग गया। चोट जैसे ही लगेगा, इंजर्ड जैसे ही होगा, तो ये जो हमारा इंजर्ड टिश्यू है ना, ठीक है, ये जो इंजर्ड हमारा टिश्यू है, चलो इसको इधर करते हैं, ये जो हमारा इंजर्ड टिश्यू है वो 2 चीज़ रिलीज करेगा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो ये रिलीज करेगा हमारा, ध्यान देना, प्रोस्टाग्लैंडिन, 2 चीज़ रिलीज करेगा, बोलो, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। क्या रिलीज करेगा का, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। ये 2 चीज़ों को एक्टिवेट करता है। कितने चीज़ों को एक्टिवेट करेगा, 2 चीज़ों को, 2 चीज़ों को एक्टिवेट करेगा। सबसे पहले एक्टिवेट करेगा पेन रिसेप्टर को, ठीक है। जैसे ही तुमको, ध्यान देना ना, जैसे ही तुमको चोट लगेगा, कौन सा हार्मोन निकलेगा इंजर्ड टिश्यू से, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। ये पेन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, तुम जोर से चिल्लाओगे, दर्द दे रहा है करके जी, तभी तो, समझ आ रहा है नहीं। पेन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। दूसरा एक्टिवेट करता है किसको, मास्ट सेल, किसको एक्टिवेट करेगा, मास्ट सेल, ठीक है, किसको एक्टिवेट करेगा, मास्ट सेल। और ये मास्ट सेल अब रिलीज करेगा, किसको रिलीज करेगा, हिस्टामिन को। किसको रिलीज करता है, हिस्टामिन को, ठीक है, जो कि एक प्रकार का क्या रहता है, वैसोडाइलेटर रहता है। वैसो मतलब क्या होता है, किसी पता है क्या, वैसो मतलब क्या होता है, नहीं पता। वैसो मतलब होता है वाहिका। क्या होता है, वाहिका। हमारे शरीर में क्या है, रक्त वाहिका है। तो रक्त वाहिका को जो ऐसे पतला है, जिसके अंदर क्या बह रहा है, हमारा ऐसे ब्लड बह रहा है, तो उसको क्या कर देगा, डाइलेट कर देगा। डाइलेट मतलब ऐसे फैला देगा। क्लियर है ना। अब ऐसे इसको क्या कर दिया, ऐसे फैला दिया, ठीक है। जैसे ही वैसोडाइलेटर को ये फैलाएगा तो हमारे ब्लड में क्या उपस्थित होता है, WBC उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, WBC। तो ये जैसे ही फैलेगा तो WBC कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इस रक्त कोशिका से कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और बाहर आने के बाद ये जो WBC है वो चला जाएगा कहाँ पास, जहाँ पास चोट लगा है वहाँ पास। और जब ये WBC यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो अमीबा जिस प्रकार से गति करता है ना, अपने पादाप को संकुचित करता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर पादाप को संकुचित करता है, फिर आगे बढ़ता है। तो अमीबा की तरह ही कौन गति करेगा, आपका WBC। कौन गति करेगा, WBC, ठीक है ना। WBC क्या करेगा, बाहर निकलेगा और क्या करेगा, गति करेगा। और ये जो WBC गति करेगा किसकी तरह, अमीबा की तरह। किसकी तरह, अमीबा की तरह। इसको हम लोग बोलते हैं डाइपेडेसिस। डाइपेडेसिस क्या बोलते हैं, डाइपेडेसिस। अमोबाइट मूवमेंट ऑफ WBC। अमीबा की तरह गति करना किसका, WBC का। क्लियर है ना। डाइपेडेसिस किसे कहते हैं करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जब वाहिका से, रक्त वाहिका से बाहर निकलता है कौन, आपका WBC, तो अमीबा की तरह गति करते हुए कहाँ जाता है, इंजर्ड टिश्यू के पास। और जैसे ही यहाँ इंजर्ड टिश्यू के पास जाएगा वो, तो यहाँ से जो भी टॉक्सिन अंदर आए रहेगा, जो भी टॉक्सिन जो अंदर आया रहेगा, उसके साथ कौन लड़ेगा, आपका WBC, ठीक है। इसके कारण यहाँ पास क्या उत्पन्न हो जाता है, इन्फ्लामेशन। क्या उत्पन्न हो जाता है, इन्फ्लामेशन। मतलब किसी जगह पर सूजन आने का मीनिंग ये है कि वहाँ पास WBC पहुँच चुका है और वो लड़ाई कर रहा है आपके हीलिंग के लिए। क्लियर है कि नहीं। आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वो क्या करता है, कई बार यहाँ पास को ऐसे छू कर देखेगा, यहाँ पास को देखेगा, यहाँ पास को देखेगा, ठीक है ना। वो असल में देखता है लिम्फ नोड को। लिम्फ नोड में कौन आता है, यदि कोई भी संक्रमण होता है ना, तो हमारे शरीर में जो लिम्फ नोड रहता है वहीं पास कौन चला जाया रहता है ठीक है, क्या चला जाया रहता है, एंटीजन। और वहीं पास कौन जाता है उससे लड़ने के लिए, WBC।
ठीक है। इस कारण वहाँ पास क्या आ जाता है, थोड़ा थोड़ा सूजन आ जाता है। तो कोई भी इन्फेक्शन है कि नहीं उसको जांचने के लिए ऐसा देखा जाता है। हाँ, और एक और प्रकार का होता है भाई, वो अंगों को देखा जाता है, ठीक है ना, पाल्पेट करते हैं, ठीक है, कि हाँ क्या बोलते हैं, स्प्लिनोमेगेली तो नहीं हुआ, यहाँ पास को दबा दबा करके देखते हैं ना, स्प्लिन वगैरह में थोड़ी सूजन आ गया है, हाथ में थोड़ी आया है, तो वो अलग है, वो पाल्पेट करना है, अलग है। क्लियर है कि नहीं, ये समझ आया। तो क्या होता है आपका सूजन, कैसे होता है, उसका क्रियाविधि क्लियर है, ठीक है। तो प्रदाह किसको बोलते हैं, जान डालें, किसी भी चोट के विरुद्ध ऊतक द्वारा दर्शाई गई जो हमारी प्रतिरक्षात्मक क्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन या प्रदाह। और ये इसमें कितना लक्षण होगा, 4 लक्षण। सबसे पहले वो जगह में रेडनेस आएगा, दूसरा स्वेलिंग होगा, तीसरा वो जगह क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, चौथा वहाँ पास दर्द उत्पन्न होगा। कैसे कैसे होता है, जैसे ही ध्यान देना, जैसे ही हमको चोट लगेगा, इंजर्ड टिश्यू क्या रिलीज करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, ठीक है। जो लड़कियों में पीरियड आता है तो पीरियड के टाइम जो दर्द आता है ना, वो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के कारण ही आता है, ठीक है ना, याद रखना। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो रहता है वो पेन रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, किसको, पेन रिसेप्टर को, ठीक है। और किसको एक्टिवेट करता है, मास्ट सेल को। मास्ट सेल फिर क्या रिलीज करेगा, हिस्टामिन, क्या रिलीज करेगा, हिस्टामिन, जो कि क्या होता है, वैसो डायलेटर रहता है, मतलब जो हमारे शरीर में नस में जिसमें क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है ना, उसको क्या कर देगा, ऐसे डायलेट कर देगा। डायलेट करेगा तो यहाँ से कौन निकल जाएगा बाहर, WBC। WBC जब अमीबा की तरह गति करते हुए कहाँ तक जाएगा, इंजर्ड टिश्यू तक, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइपेडेसिस। क्या बोलेंगे, डाइपेडेसिस। और यहाँ पर जाकर के टॉक्सिन और WBC के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, ठीक है। टॉक्सिन को क्या करने का काम खत्म करेगा कौन, WBC। इंटरल्यूटिन निकलेगा एक, फिर से यहाँ पास क्या बढ़ जाएगा, गर्माहट बढ़ जाएगा, लड़ाई झगड़ा होता है, गर्माहट बढ़ता है ना, इसी कारण ये जो सूजन वाला जगह है वो क्या रहता है, थोड़ा सा गर्म रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक कितने प्रकार के अवरोध के बारे में पढ़ लिया है, 3 प्रकार के। अब चौथा जो लास्ट है, साइटोकाइनिन अवरोध, उसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो भाई।